हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग क्लासेस एएसएस कोचिंग सेंटर। तो आज हमारी वीडियो आईटीआई के छात्रों के लिए होने वाली है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस बार की परीक्षाएं जो है वो सीबीटी बेस होने वाली है। तो बिना पढ़े तो कोई चारा नहीं है, और आप लोगों ने तो साल भी बर्बाद कर दिया और ऊपर से ये लॉकडाउन। तो अभी तो उस तरह पूरा लॉन्ग से पढ़ना संभव नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूँ। तो आज का वीडियो हमारा सेल एंड बैटरी से होने वाली है। तो आप लोग के लिए एक निर्देश है कि आप लोग क्वेश्चन पहले पॉज करके पढ़ लें, क्वेश्चन समझ लें, उसके बाद आंसर को देखें, ताकि आपके दिमाग में कुछ रह जाए और एग्ज़ाम में आप अच्छे से दे दें और पास हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब प्रश्न पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये निम्न पैटर्न से आधारित है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल एंड बैटरी। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हिंदी में इसका होता है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ये शायद आप लोग जानते भी होंगे दोस्तों, क्योंकि हमारी धूप को जो है वो विद्युत ऊर्जा में हमारा सोलर बदलता है। लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमारा तो सोलर ऑप्शन में है नहीं। तो जो सोलर है उसी को हम लोग फोटोवोल्टेइक सेल के नाम से जानते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टेइक सेल। तो आप अच्छे से इसे याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क्स। तो द्वितीयक सेल किस नियम से कार्यरत है। तो इसमें देखिए आप लोग, पहला है लेंज का नियम, दूसरा है जूल का नियम, तीसरा है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, और चौथा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो हमारा द्वितीयक सेल जो है वो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा और इसे अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप एग्ज़ाम पे अच्छे से नंबर ले पाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इंग्लिश में इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मास डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं सारे क्वेश्चन का हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश पे ही राइट होती है। तो इसीलिए आप लोग इंग्लिश को भी अच्छे से समझ लें। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, m = ZIT ग्राम। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो आपको पता भी होगा, बैटरी की क्षमता हम वोल्ट पे नहीं बताते हैं, ना ही हम वाट पे बताते हैं, ना ही हम वोल्ट एम्पियर पे बताते हैं। तो हम बैटरी की क्षमता बताते हैं एम्पियर घंटा, यानी एम्पियर आवर। कभी भी आप बैटरी खरीदने गए होंगे तो आप देखे भी होंगे कि वहाँ पे हमारा बैटरी की जो क्षमता बताई जाती है वो एम्पियर आवर ही बताई जाती है। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल की प्लेटें मुड़ जाती है। तो हमारा जो है वो सेकेंडरी सेल में कुछ दोष होती है, तो जिसमें से एक दोष में हमारी प्लेटें जो है वो मुड़ जाती है। तो उस दोष का नाम क्या है। तो उस दोष का नाम है हमारा बकलिंग। तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो बकलिंग के कारण जो है हमारे द्वितीयक सेल की प्लेटें मुड़ जाती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत आवेश की इकाई क्या है। तो विद्युत आवेश की इकाई आप लोग को पता ही होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। विद्युत आवेश की इकाई कूलम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कूलम। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। तो आप लोग को पता ही होगा अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे कि सेल बहुत प्रकार से होते हैं, तो जिसमें से एक हमारा लिथियम सेल होता है। तो उसमें पूछा गया है कि उसका जो निर्गत वोल्टेज होता है वो कितना होता है, क्योंकि हर सेल का अलग अलग निर्गत वोल्टेज होता है। तो हमारा लिथियम सेल जो है उसका निर्गत वोल्टेज हमारा 2.5 वोल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इससे हमारा क्वेश्चन से भी पता चल रहा है कि उच्च दर से बैटरी आवेशित करना है और कम समय में। तो कम समय में अगर अधिक दर से बैटरी को आवेश करना है तो उसका तो आंसर हमारा प्रारंभिक आवेश तो नहीं होगा, ट्रिकल आवेश नहीं होगा, क्योंकि इसमें लंबे समय के लिए चार्ज किया जाता है, और फर्नेसिंग आवेश भी नहीं होगा। तो हम कम समय में उच्च दर से कर रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूस्ट आवेश। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन पॉज करके देखिए जरा सा। तो मेरा कार्बन जस्ता शुष्क सेल में जो है उसमें अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अमोनियम क्लोराइड हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। तो इसे भी आप क्वेश्चन को पॉज करके पढ़िए। तो द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना वो केमिकल रिएक्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रासायनिक प्रभाव। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो सीसा अम्ल बैटरी जो कि लेड एसिड सेल के नाम से जानते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि मेरा माइनस प्लेट जो है, ऋणात्मक प्लेट, उसको बनाने के लिए कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है। तो हमको ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए हम स्पॉन्ज लेड यानी कि स्पॉन्ज सीसा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग किया जाता है। तो इसका इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। विच टेक्निक इज यूज टू कंट्रोल द केरोजिन ऑफ ए मेटल सरफेस। क्योंकि दोस्तों हिंदी में, क्योंकि उसका ट्रांसलेट किया हुआ रहता है, हिंदी में बहुत सारा गलत भी होता है, तो इसलिए आप इंग्लिश को जरूर पढ़ लें। तो इसका ऑप्शन देखिए और बताइए, कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। तो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैथोडिक सुरक्षा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन तो इसको तो आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी घड़ी पहनते हैं। तो उसमें सामान्यतः हमारा कौन सा सेल प्रयोग होता है। तो उसमें हमारा ऑप्शन सी, मर्क्यूरी सेल प्रयोग होता है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन पॉज करके। मैं फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लघुपतित हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में जोड़ने पर वो शॉर्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। तो ऑप्शन ए है धारा रेटिंग का चुनाव, ऑप्शन बी आवेशन के समय का चुनाव, तो
और आगे का देख लेते हैं ऑप्शन। और आगे का ऑप्शन है वोल्टेज प्रास का चुनाव और आवेशन विधि का चुनाव। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का प्रयोग करते हैं हम धारा का रेटिंग चुनने के लिए, सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। तो पूछता है हमारा सोलर प्लेट जो होता है उसमें तापमान के साथ क्या प्रयोग होता है। तो देख लीजिए, तापमान में कोई प्रभाव नहीं, ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि। तो तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि तो होगा दोस्तों, लेकिन आखिर कोई लिमिट तक होगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि तापमान बहुत हो सकता है लेकिन उसके साथ जो इंक्रीज होगा वो तो लिमिट भर ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है तापमान में वृद्धि के साथ कमी। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि सोलर में आप जानते हैं कि जैसे जैसे धूप बढ़ता है वैसे वैसे उसका चार्ज भी बढ़ता है, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है तापमान में कमी के साथ कमी, क्योंकि ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, क्योंकि तापमान के कम होने से सोलर के चार्ज में भी कमी होती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। तो आप लोग क्वेश्चन पॉज करके देखें। तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारण करने के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा फिर से है वही, तो चलिए चलते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला पूछा गया है दोस्तों, कि हमारा फैराडे का जो है वो विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। तो मैंने एक ऊपर भी क्वेश्चन में बताया, तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है m=ZI/T। तो इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। मतलब लेड एसिड सेल में हमारा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारा लेड एसिड सेल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें पूजा परिपथ में कुल वोल्टेज क्या होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो सारे सेल हैं वो हमारा पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो पैरेलल में जुड़ने से हमारा क्या होता है, वोल्टेज उतना ही रहता है, करंट बढ़ता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.5 वोल्ट ही होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सीसा अम्ल सेल की आवेशन इसका हमारा क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल के आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो कहता है कि हमारा लेड एसिड सेल जो है उसमें चार्ज के दौरान जब रासायनिक क्रिया होती है तो उसके दौरान हमारा पॉजिटिव प्लेट जो होता है वो क्या चीज़ बनता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेड पेरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला PbO2 होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 22, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को क्यों खुला रखा जाता है। तो ये शायद आप लोग को पता भी होगा, और नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को क्यों खुला रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन है एक, गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने के लिए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए ही है, क्योंकि जो हमारा रासायनिक क्रिया के दौरान जो गैस बनता है उसको स्वतंत्रतापूर्वक निकलने के लिए उसके वेंट प्लग को खुला रखा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 का है। तो 23 में कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। तो मैंने शुरू में भी बताया एक, जिसमें कुछ बूस्ट चार्जिंग राइट आंसर था, क्योंकि उसमें अधिक धारा दे कम समय के लिए किया जा रहा था, और इसमें बोला जाता है कि कम धारा दे के लंबे समय तक चार्ज करना है। तो इसके लिए मैंने बताया था, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिकल आवेशन विधि। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 24 का। सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके देखिए, मैं फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। इसी से हम कठोर सल्फेशन दोष को पता कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड, आप लोग अभी अगर ITI का परीक्षा देने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें रेगुलर हमारा नियमित पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन सीरीज पढ़ के आराम से एग्जाम पास कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 25 का। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। तो हमारा पूछता है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी जो है उसमें हमारा नेगेटिव प्लेट जो होता है वो किससे बना होता है। तो ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कार्बन, या ऑप्शन डी सिल्वर ऑक्साइड। तो हमारा 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड का नेगेटिव प्लेट जिंक का बना होता है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE ऑफ सिल्वर। तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। तो इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1.1182 मिलीग्राम कूलम्ब। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 27 का। सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो मैं इसे इंग्लिश पे भी पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द आउटकम ऑफ द केमिकल रिएक्शन द टेक्स प्लेस इन नेगेटिव प्लेट ऑफ लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग टू डिस्चार्जिंग। बोलता है कि सीसा अम्ल सेल की डिस्चार्ज होने की अवस्था में रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो हमारा जो ऋणात्मक प्लेट पर आता है वो PbSO4 आता है, लेड सल्फेट। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 28 का। सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेपरेटर इन लेड एसिड सेल। तो हमारा बैटरी जो होता है उसमें आपको पता ही होगा कि उसमें जो हमारा दिया जाता है बैटरी में, सीसा अम्ल बैटरी में, तो उसको हम विभाजक करके रखते हैं और बीच में एक सेपरेटर लगाते हैं। तो वो क्यों लगाते हैं। तो हमारा ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है विद्युत अपघट्य हेतु रास्ता प्रदान करने के लिए, टू होल्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट फर्मली, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी है धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकने के लिए। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 29 का। सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो लेड एसिड सेल का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इन्वर्टर सर्किट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक सर्किट का फोटो दिया हुआ है, उसको देख के आपको बताना है कि ये किस टाइप का इन्वर्टर सर्किट है। तो ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन में है ड्रिवन इन्वर्टर, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में है SCR यूज्ड इन्वर्टर,
तो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 2 SCR लगा हुआ है, तो इसीलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा SCR यूज्ड इन्वर्टर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 का। तो 31 में है सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव है। तो इससे पहले भी मैंने इसका एक आंसर बताया था, उसमें पूछा गया था कि प्लेट मुड़ जाने से कौन सा दोष होता है, तो उसका राइट आंसर था बकलिंग। इस बार सिर्फ उसको क्वेश्चन को उल्टा दिया गया है, तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो आप देखिए ऑप्शन में बताता हूँ आपको, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। तो 32 पे भी एक फिगर है, तो इसका क्वेश्चन हमारा परपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या होगा। तो इसमें हमको पूछता है कि ये हमारा जो यहाँ पे है, ये हमारा वोल्ट मीटर हमारा कितना शो करेगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा तीनों सेल जो है वो हमारा सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो सीरीज में जुड़ा हुआ है तो ये ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 1.5, 1.5 और 1.5। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4.5। तो ऑप्शन हो जाएगा राइट हमारा डी। तो 32 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 का। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है। तो पूछता है विच इज यूज्ड एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ये ड्राई सेल। तो पूछा गया है, तो हमारा ड्राई सेल में जो होता है वो पॉजिटिव प्लेट के रूप में कार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कार्बन प्लेट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा। तो देखिए, तो हमारा 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटेगा। हमारा सेल में जो है वो भार बढ़ने से सिरों का वोल्टेज घटेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 35 का। तो 35 का क्वेश्चन है हमारा, वोल्टेइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जा सकता है। तो ये भी एक प्रकार का दोष है वोल्टेइक सेल में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख सकते हैं क्या पूछा गया था, वोल्टेइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जा सकता है। तो ऑप्शन ए में था सेलों को श्रेणी में संयोजित करके, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा विध्रुवक रंजक का प्रयोग करके, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है सेलों को समांतर में संयोजित करके, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जस्ता प्लेट पर अमलगम करके। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्ता प्लेट को अमलगम करके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 36 का। तो 36 में हमारा क्वेश्चन क्या किया है कि m = ZIT जो फॉर्मूला था उसमें Z अक्षर किसे अंकित करता है। तो आगे भी क्वेश्चन में था, तो Z अक्षर जो हमारा वो ECE ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को इंगित करता है, विद्युत अपगति का ECE। तो इसे याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 37 का। तो 37 में हमारा क्या है कि तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। तो इससे पहले मैंने चांदी का बताया था, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को आप याद जरूर रखिएगा। तो हमारा तांबा का जो होता है वो होता तो है 0.329, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा मेरा 0.329 ये दोनों में है, तो ये दोनों में है, लेकिन जब भी होगा तो ये mg में होगा। तो mg में होगा तो मेरा mg में ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 0.329 mg कूलम। ठीक है, तो चांदी और तांबा दोनों को याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 38 का। तो 38 में क्या है, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण क्या है। तो उधर हम देख रहे थे कि बकलिंग दोष होता क्या है, तो इस बार का क्वेश्चन हमारा बोलता है कि बकलिंग दोष जो है वो होता क्यों है। तो ऑप्शन ए देखिए आप, अति आवेशन अति निरावेशन, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। बाकी का ऑप्शन आप अपना पढ़ लीजिएगा।
क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारा अधिक चार्ज कर देंगे और अधिक तुरंत उसको अधिक स्पीड से अगर डिस्चार्ज करेंगे तो हमारा बकलिंग दोष होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 39 का। तो 39 में क्या है, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति को जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा वोल्ट मीटर जो है, इससे तो हम बैटरी का चार्ज नहीं नापते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में मल्टीमीटर, तो इससे भी हमको पता है कि बैटरी का चार्ज मापते हैं लेकिन उस टाइप से नहीं मापते हैं। और हाइड्रोमीटर से तो विशिष्ट घनत्व मापते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च दर निरावेशन टेस्टर। इसी से हम बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति को जांचते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है ना हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 40। तो 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है। तो ये आपको पता भी होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ क्योंकि पूरा वीडियो तो बताया ही। तो आप वीडियो को अच्छे से दोहरा के भी देख लीजिएगा ताकि आप अच्छे से उसे समझ लें और एग्ज़ाम पे आपको आसानी हो। तो चलिए इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनोड। हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एनोड जो होता है वही इलेक्ट्रॉन खोता है। तो हमारा आज का मॉड्यूल हो गया ख़त्म। तो कल मैं आऊँगा आप लोगों के बीच दूसरा वीडियो लेके। तो आप इसे अगर एक बार में नहीं समझ पाए हैं दोस्तों तो इसे अब दोहरा के भी देख लें, क्योंकि वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे ही रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी मैं रेगुलर एग्ज़ाम तक रेगुलर आप लोगों को ITI से संबंधित ही क्वेश्चन आंसर कराऊँगा। तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि यही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 100% आप लिख लीजिए, आप पास हो जाइएगा ये क्वेश्चन से। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और आप किस राज्य से हैं कमेंट कीजिएगा ताकि मेरे को पता चले कि हमारा वीडियो किस किस राज्य तक देखी जा रही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि हमको पता है कि पहले तो आप लोगों ने नहीं किया है, लेकिन आप हमारे सारे वीडियो को देख लीजिएगा तो एग्ज़ाम ज़रूर पास कर लीजिएगा। तो चलिए बाय बाय।